नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी शिक्षा नीति पर पीएम के बचाव की, शिवसेना के बीजेपी को जवाब की, जानेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में होगी कमलनाथ की वापसी, पीएम केयर्स फंड की वजह से कैसे मुश्किल में फंसे एनजीओ, और आखिर में बात देश में आने वाले मुश्किल दौर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आर्थिक मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। रेलवे ने बंद की अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था। वरिष्ठ अधिकारियों को अब नहीं मिलेंगे बंगला चपरासी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश किया जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की महत्वपूर्ण घोषणा। 10वीं में भी स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं होने पर भी 11वीं में ले सकते हैं गणित विषय। केवल इसी साल दी जा रही है छूट। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी का मामला। आईसीसी की मीटिंग में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होगी T20 वर्ल्ड कप की अदला बदली पर बात। भारत को पहले से मिली है 2021 के टूर्नामेंट की मेजबानी। अब ऑस्ट्रेलिया 2021 में कराना चाहता है T20 वर्ल्ड कप। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मामूली बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 15 अंक ऊपर 38,040 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 14 अंकों की तेजी के साथ 11,214 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है शिक्षा नीति से। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है वो सब कुछ बदलने में जुटे हैं। कभी जगहों के नाम बदलते हैं तो कभी नीतियों को ही बदलते हैं। इस बार उन्होंने बड़ा बदलाव शिक्षा नीति में किया है। शिक्षा के पैटर्न को 10+2 से हटाकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, इससे देश आगे बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और सरकार की घेराबंदी कर रहा है, जिससे बचने के लिए आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाषण दिया। पीएम मोदी ने इस भाषण में नई और पुरानी शिक्षा नीति के फर्क को समझाया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम हैं वहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में शिक्षा नीति पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। यहां आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर शिक्षा पर क्या सवाल उठ रहे हैं। नई शिक्षा नीति पर सबसे पहले कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने भाषा को लेकर सरकार को घेरा था। विपक्षी पार्टी ने पूछा था कि क्या हर बच्चे के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी नहीं है। भाषा को लेकर ही तमिलनाडु में खासा विरोध किया गया था। तमिलनाडु के सीएम ने पीएम मोदी को नीति के खिलाफ पत्र लिखा था। उन्होंने नई नीति ना लागू करने की बात कही थी। विपक्ष शिक्षा नीति में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध भाषा का हो रहा है, जिस पर पीएम मोदी ने जवाब देने का प्रयास किया। अपनी मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए जहां तक संभव हो 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर सहमति दी गई है। यहां आपको बता दें कि नई नीति के मुताबिक अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। पीएम मोदी आज अपने भाषण के जरिए अपना बचाव करते नजर आए, लेकिन क्या वो विपक्ष के गुस्से को शांत करा पाएंगे? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। धन्यवाद फिजा। राजीव जी, प्रधानमंत्री ने आज नई नीति की खूबियां गिनाई। ये बताया कि इससे देश कैसे बदलेगा। साथ ही उन्होंने नई नीति के विरोध को भी नकार दिया, यानी ये बतलाने की कोशिश की कि कहीं कोई विरोध हो ही नहीं रहा है। उनके भाषण से ऐसा लगा कि मानो इस बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्यों है? सरकार को अपने हर फैसले के बाद सफाई देने सामने क्यों आना पड़ता है?
जी फिजा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार को अक्सर अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ने पड़ते हैं। दरअसल मोदी सरकार के कामकाज का तरीका ऐसा है कि पहले किसी से कोई सलाह मशविरा नहीं किया जाता, सीधे फैसले ले लिए जाते हैं जो मनमाने लगते हैं, और उसके बाद जब विरोध के सुर उठते हैं तो सरकार अपनी सफाई में तर्क गढ़ने लगती है। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी और अभी मौजूदा हालात में लिए गए तमाम फैसले आपको याद होगा जो हमारे सामने हैं, जब सरकार ने दूरदृष्टि न दिखाते हुए फैसले लिए हैं। शिक्षा नीति में भी यही मनमानी नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने बिना सोचे विचारे नई शिक्षा नीति तैयार नहीं की है, बल्कि कई सालों से भाजपा ने शिक्षा में अपने एजेंडे को लागू करना वो चाहती थी, और यही शिक्षा नीति में दिख भी रहा है। मोदी जी बेशक इसे भारत को बदलने वाली नीति करार दे रहे हों, लेकिन अगर ऐसा था तो उन्होंने इसके लिए व्यापक स्तर पर चर्चाएं क्यों नहीं की? क्यों संसद में इस पर बहस का मौका नहीं दिया? क्यों विपक्षी दलों की राय को अनसुना किया? अब भी जो विरोध की आवाजें उठ रही हैं फिजा, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आशंकाएं शिक्षा नीति को लेकर बतलाई जा रही हैं, सरकार उनका समाधान नहीं कर रही है, केवल अपने मन की बात कह रही है, जो साफ दिखाई दे रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। शिक्षा नीति के सहारे मोदी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। वैसे कोशिश तो बीजेपी इस वक्त राम मंदिर के सहारे राजनीति में कदम आगे बढ़ाने की भी कर रही है, लेकिन हमेशा हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली शिवसेना भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। पार्टी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर न सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश की, बल्कि बीजेपी को भी आईना दिखा दिया है। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा राजनीति में सबसे ऊपर रहा है। इस पर ज्यादातर बीजेपी और शिवसेना ही अपनी सियासी रोटियां सेकती आई हैं। खासकर चुनाव के दौरान दोनों दलों ने इस मुद्दे को जमकर हवा दी। अब जब राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो बीजेपी शिवसेना में श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। जहां एक तरफ केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी दावा कर रही है कि केवल पार्टी की कोशिशों की वजह से ही बरसों के इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, वहीं शिवसेना ने बीजेपी के इस दावे को नकारते हुए उसे आड़े हाथों लिया है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अब एक हकीकत बन चुका है और ये जन भावनाओं की विजय है। किसी के कहने से वो उसकी बपौती नहीं बन जाता है। पूरा देश जानता है कि राम मंदिर का मुद्दा केवल शिवसेना ने ही उठाया था। पार्टी हमेशा इसके लिए संघर्ष करती आई है। उद्धव ठाकरे ने मंदिर के लिए पूरी जी जान लगाई है, इसीलिए बीजेपी का ये कहना गलत है कि मंदिर निर्माण केवल उसी के बदौलत हुआ है। बीजेपी का मानना है कि मंदिर निर्माण का सारा श्रेय पीएम मोदी को नहीं दिया जा सकता। अब बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि शिवसेना ने बीजेपी को आंख दिखाई हो। जब जब बीजेपी ने हिंदुत्व को हथियार बनाने की कोशिश की है, तब तब महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने भी आवाज उठाई है। अब इस बयानबाजी के बाद सवाल उठता है कि आखिर कब तक सियासत में राम मंदिर का मुद्दा गूंजता रहेगा? कब तक राजनेता इसके सहारे जनता को लुभाते रहेंगे? हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और शिवसेना अक्सर आमने सामने रहते हैं। अब इस लड़ाई में कौन आगे रहता है, ये देखना होगा। इस वक्त तो चुनावी लड़ाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी है, जिसमें जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। कमलनाथ फिर से मध्य प्रदेश का नाथ बनने के लिए डबल एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कई मायनों में अहम है। इस चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि शिव का राज मध्य प्रदेश में रहेगा या नहीं, या फिर कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी होगी। इसीलिए इस चुनाव में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी लगातार पूर्व की कांग्रेस सरकार में खामियां निकालकर जनता को रिझाने में लगी है, वहीं कांग्रेस भी अपने विकास को गिनाने के लिए डबल एक्शन प्लान तैयार कर रही है। अपनी रणनीति के तहत पार्टी दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी में है। कांग्रेस एक और पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए अपने पूर्व विधायकों के धोखे को प्रचारित करने के लिए शुद्ध अभियान शुरू कर रही है, तो दूसरी ओर कमलनाथ सरकार के 15 महीने के सुशासन को जनता के सामने लेकर जाएगी। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने की। कांग्रेस का मानना है कि इन क्षेत्रों के मतदाताओं ने कांग्रेस को ही वोट दिया था, लेकिन पार्टी छोड़ने वाले पूर्व विधायकों ने उनके वोट को अशुद्ध कर दिया। इसलिए मतदाताओं को फिर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके लिए उपचुनाव वाली सभी 27 विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर मतदाताओं को आधा लीटर गंगाजल वितरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, डबल एक्शन प्लान के तहत कांग्रेस कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को जनता के सामने लेकर जाएगी। पार्टी बीजेपी के 15 साल के शासन का जवाब अपने 15 महीने के सुशासन से देगी। अब उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देखना होगा कि वो फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। खैर, ये तो नतीजे ही बताएंगे कि शुद्धिकरण से क्या बीजेपी की छुट्टी होगी। वैसे राजनीति से इतर अगर आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो बीते 4-5 महीनों में कई सेक्टर मंदी का शिकार हुए और अब इसकी चपेट में एनजीओ भी आ गए हैं। इसके पीछे पीएम केयर्स फंड का हाथ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड के तहत आने वाला पैसा मोदी के बनाए पीएम केयर्स फंड में डाइवर्ट होने लगा है। एक रिपोर्ट देखिए।
मोदी सरकार जनता की हितैषी होने का दावा करती रही है, लेकिन जब जब मुश्किल की घड़ी आई, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती नजर आई। ताजा मिसाल स्वास्थ्य मुसीबत के वक्त गठित पीएम केयर्स फंड की है, जिसमें सरकार ने जनता से ही पैसे मांगने शुरू कर दिए। पीएम मोदी के बनाए इस फंड की बीजेपी नेता तारीफ कर रहे हैं और इसे नायाब पहल बता रहे हैं, लेकिन इस पहल ने सोशल सेक्टर के एनजीओज की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि सीएसआर के तहत विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे एनजीओ को मिलने वाला दान अब पीएम केयर्स फंड में जाने लगा है। इसके चलते सोशल सेक्टर के एनजीओ आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी ने अप्रैल-मई 2020 में एक सर्वे के तहत 50 एनजीओ के प्रमुख से बात की, जिससे ये तथ्य सामने आया कि कॉरपोरेट फंड वर्तमान सीएसआर फंडिंग के एक बड़े हिस्से को तत्काल राहत कार्यों के लिए कहीं और पैसे भेजे जा रहे हैं, जिसमें पीएम केयर्स फंड भी शामिल है। इस वजह से इस फंडिंग पर निर्भर एनजीओ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वहीं डर ये भी है कि आने वाले दिनों में मुनाफा कम होने के कारण सीएसआर बजट भी बहुत कम हो जाएगा, जिससे एनजीओज के द्वारा होने वाले सामाजिक कल्याण के कामों पर असर पड़ेगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी, प्रयास एनजीओ के संस्थापक और नीति आयोग के सदस्य अमोद कंठ के मुताबिक सीएसआर के अंतर्गत 2018 से 19 में देश भर में 11,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन अप्रैल 2020 से सीएसआर डोनेशन के 10,000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में डाले गए। अमोद कंठ ने बताया, एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने पहले हमें 2,50,000 रुपए दिए, लेकिन जब हमने 2,50,000 रुपए की दूसरी किस्त मांगी तो उन्होंने कहा कि हमने उस पैसे को पीएम केयर्स फंड में दे दिया है। ये इस बात का संकेत है कि सीएसआर का पैसा पीएम केयर्स फंड में भेजा जा रहा है। प्रयास एनजीओ के डायरेक्टर विश्वजीत घोषाल का कहना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि अधिकतर पैसे देने वाले दबाव में हैं। पीएम केयर्स फंड के कारण या देश के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उनका रिस्पॉन्स या हमारे लिए सपोर्ट 50% हो गया है। इन बयानों से साफ है, पीएम मोदी फंड लेकर खुद तो वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन जो एनजीओ गरीब जनता के लिए काम करते हैं वे अब सोच में पड़ गए हैं कि सामाजिक कल्याण के अपने काम को वो आगे कैसे जारी रखेंगे। पीएम मोदी की वजह से एनजीओ के सामने मुश्किल आ गई है, जिसका हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। उल्टा सरकार तो अब कई सरकारी कंपनियों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। जी हां, जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से वो निजीकरण को बढ़ावा देने में जुटी है। बैंकिंग, रेलवे के अलावा सरकार की नजर कई सेक्टर्स पर है। कहा जा रहा है कि 18 सेक्टर्स में बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या सरकार खुद के भरोसे देश का विकास नहीं कर सकती? क्या सरकार अपना सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपकर ही देश को आगे बढ़ाने का काम कर पाएगी? क्या अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए निजीकरण को रफ्तार देना जरूरी है? ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से सरकार निजीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। जी हां, अब खबर है कि सरकार नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर देगी, जबकि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अधिक से अधिक 4 कंपनियां अपने पास रखेगी। सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 18 सेक्टर शामिल होंगे। कैबिनेट मंजूरी के बाद उन कंपनियों की पहचान होगी जिनको सरकार अपने पास रखेगी और जिनका निजीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस सेक्टर में बैंक, इंश्योरेंस, कोल, स्टील, अन्य मिनरल और मेटल, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम जिसमें रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, डिफेंस एक्विपमेंट, शिप बिल्डिंग, क्रूड ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, गैस ट्रांसमिशन और लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इंफ्रा, एक्सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी, एनर्जी, हाउसिंग को फाइनेंस देने वाली कंपनी हैं। इन सेक्टर्स में से सरकार केवल अपने पास 4 रख सकती है, जबकि बाकी सबका निजीकरण होगा। अब देखना होगा कि किन किन कंपनियों की कमान निजी हाथों में सौंपी जाएगी। सरकार निजीकरण को लगातार बढ़ावा देती जा रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या निजीकरण से ही विकास संभव है? लेकिन सवाल की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। फिलहाल तो पीएम मोदी का ध्यान महिंदा राजपक्षे को बधाई देने में है, जिन्होंने श्रीलंका में हुए आम चुनाव में जीत हासिल की है। तो क्या है भारत के लिए महिंदा राजपक्षे की जीत के मायने? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजपक्षे परिवार की श्रीलंका पीपल्स पार्टी यानी LSPP ने चुनाव में भारी बहुमत के साथ एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया। श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव में महिंदा राजपक्षे की पार्टी ने बम्पर विजय हासिल की है। राजपक्षे परिवार की सुनामी के आगे पूरा विपक्ष धाराशाही नजर आया। श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ जीत हासिल की। इस जीत को महिंदा राजपक्षे की राजनीति में वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी की जीत के बाद एक बार फिर महिंदा राजपक्षे का श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है।
गौरतलब है कि महिंदा राजपक्षे के भाई गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में दोनों भाइयों की इस वक्त श्रीलंका की राजनीति में तूती बोल रही है। जीत के आंकड़ों की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम परिणामों के अनुसार 225 सदस्यीय संसद में एलएसपीपी ने अकेले 145 सीटें जीती और सहयोगी दलों के साथ कुल 150 सीटों पर जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पार्टी ने 68 लाख यानी 59.9% वोट हासिल किए। इस तरह पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई समकक्ष महिंदा राजपक्षे को उनकी पार्टी के संसदीय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने तथा विशेष संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेंगे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिंदा राजपक्षे की जीत की सबसे पहले बधाई देना दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। लेकिन अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच आगे के संबंध किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार संबंध बिगड़े हैं और उनका असर पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों पर भी पड़ा है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में आने वाले मुश्किल दौर की। आरबीआई ने कल क्रेडिट पॉलिसी पेश की। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में लोगों को उम्मीद थी कि आरबीआई की तरफ से कोई बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। आरबीआई की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली। उल्टा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आने वाले समय को मुश्किल भरा बताकर इशारा कर दिया कि लोग फिलहाल और राहत की बात भूल जाए और मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा क्या कहा था आरबीआई गवर्नर ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश स्वास्थ्य मुसीबत में फंसा तो हर सेक्टर मुश्किल में फंस गया। सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो सब कुछ बंद हो गया, जिससे तमाम लोग बेरोजगार हो गए। देश में बेरोजगारी दर 27% से ऊपर चली गई है। मई में अनलॉक की शुरुआत के बाद इस पर थोड़ा अंकुश लगा, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। इस बीच कल जब आरबीआई की ओर से क्रेडिट पॉलिसी पेश की गई तो उम्मीद थी कि आरबीआई लोगों को राहत देगी और रेपो रेट में कमी करेगी, जिससे बैंक से कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी। लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को कम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय महंगाई दर तेजी से बढ़ रही है, ये सही समय नहीं है कि रेपो रेट को कम किया जाए। पहले से ही रेपो रेट काफी कम की जा चुकी है। महंगाई दर फिलहाल 6% को पार कर चुकी है, जबकि बजट पेश करते समय सरकार ने इसके 4% के आसपास होने का अनुमान लगाया था। आरबीआई गवर्नर तो ये इशारा भी कर रहे हैं कि महंगाई दर अभी और बढ़ेगी। खाने पीने की चीजों में महंगाई की सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मजदूरों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस समय उनके पास काम की भी कमी दिख रही है। और बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट कम नहीं किया है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन विकास दर घटती जा रही है। स्वास्थ्य मुसीबत से पहले ही देश की विकास दर मुश्किल में फंसी हुई थी और ये 1 दशक के निचले स्तर तक पहुंच चुकी थी। विकास दर में तेजी के तमाम उपाय असफल साबित हुए थे और तभी स्वास्थ्य मुसीबत ने देश में दस्तक दे दी, जिसके बाद विकास दर और भी गहरा गोता लगा गई। इस वर्ष की पहली छमाही में नकारात्मकता रहेगी। इसके पीछे लॉकडाउन को मुख्य कारण माना जा रहा है। दूसरी छमाही में जीडीपी में सुधार तो होगा, लेकिन पूरे साल में विकास दर निगेटिव ही रहेगी। यानी साफ है कि अभी लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।